हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में अपन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रीट लेवल 2 के लिए जो विज्ञापन जारी किया है तो उसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी और उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के द्वारा अपन उन बातों को समझेंगे और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है उसको अपन बारीकी से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिख रखा है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि आपका जो आवेदन होगा वो आपको ऑनलाइन करना, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की क्या रहेगी, तो यहाँ लिखा है कि बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र है उसके माध्यम से भरा जाएगा। यानी कि फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 एवं संशोधन नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अपना आवेदन भरने से पहले यहाँ पे जो विज्ञापन जारी किया है ये संस्कृत शिक्षा विभाग का विज्ञापन है, तो इसके क्या क्या नियम है उनको पहले अभ्यर्थी सभी को पढ़ ले ताकि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें, उसके बाद ही अभ्यर्थी को अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, अब ऑनलाइन आवेदन आपको कहाँ से करना है उसकी प्रक्रिया यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को अब जो एसएसओ पोर्टल है इसकी यहाँ पे दे रखी वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको लॉगिन करना है और उसके बाद अपनी एसएसओ लॉगिन हो जाती है तो उसमें सिटीजन ऐप दे रखे हैं, उसमें जो पोर्टल है उसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल। इस पोर्टल को आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद में वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने पहले कोई फॉर्म भर रखे हैं तो आपका ओटीआर कर रखा होगा। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक बार ये पंजीयन शुल्क अब ये लागू कर दिया गया है, यानी कि आपको एक बार ही शुल्क देना है, बार बार परीक्षाओं के आवेदन करने के लिए आपको शुल्क नहीं देना है। अगर आपने ओटीआर नहीं किया, पहली बार आप फॉर्म भरे हो अपनी एसएसओ आईडी से, तो आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए उसमें वो सारे डाटा दे रखे हैं, उसको आपको भर के आपको फीस भरनी है। वो ओटीआर करने के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे, उससे पहले आपको फॉर्म नहीं भरना है। और जब आप अपना ओटीआर करते हैं तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर टैब पर अपनी श्रेणी, आप किस कैटेगरी को उस कैटेगरी में आते हैं उसको सही से आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो डाटा होगा जो आप ओटीआर में करोगे वो ऑटोमेटिक आपका आवेदन पत्र होगा उसमें ले लेता है वहां से। इसलिए आप अगर अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी या कोई रिजर्व कैटेगरी है उसमें किस कैटेगरी में उसकी श्रेणी आपको भरनी है। अगर कोई दिव्यांग श्रेणी का है वो भरना है, आपका गृह राज्य कौन सा, किस राज्य से आप राजस्थान के हैं या कहीं दूसरे स्टेट के हैं, वो आपको दर्ज करना है। उसके बाद में आपको निर्धारित शुल्क है उसका भुगतान करना है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को ओटीआर के समय भरी की श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूपी ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे, यानी कि उसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं। अतः अभ्यर्थी ओटीआर प्रक्रिया को सावधानी से भरे, यानी कि आपका सबसे मुख्य काम है कि जब आप अपना फॉर्म भरते हैं एसएसओ से तो आपको या आप ई मित्र से भरवाते हैं तो आपको वहां पास में बैठना है और उस जब वो फॉर्म भरता है तो आपको कहना है कि एक एक स्टेप में आपको देखते हुए उसको आगे भरना है। ऐसा नहीं कि आप अपने डॉक्यूमेंट दे दो या किसी को बोल दो वो आपका फॉर्म भर दे और आपने उसमें अगर किसी ने गलती से आपकी कैटेगरी या कोई ऑप्शन उसमें गलत सेलेक्ट कर दिया तो बाद में जब आपका सिलेक्शन होता है उस समय बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए अपने फॉर्म को अपने स्वयं अभ्यर्थी हैं वो खुद ही मित्र या खुद ही भरें तो अपने इससे बेहतर रहेगा। यानी कि सबसे पहले जब ओटीआर करते हैं तो अपनी जो प्रक्रिया है उसको सावधानी से करें, क्योंकि एक बार ओटीआर हो गया तो उसके बाद में फिर दिक्कत रहेगी, उसमें चेंज करने में परेशानी आएगी। और ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर पाएगा। यानी कि पहला काम आपको अपने ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आप फॉर्म भर सकेंगे आवेदक को ऑनलाइन पत्र में। उसके बाद जब आप ओटीआर करोगे तब वहाँ आपका लाइव फोटो आएगा और वहाँ उसको कैप्चर करके आवेदन को सबमिट करना है। और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृष्टि चिन्ह यानी कि अपने बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर ऐसा कोई मार्क आपको बताना है जो आपकी पहचान कर सकता है बाद में जब आप के लिए कभी सिलेक्शन होता है या उस समय देखा जाएगा। तो ऐसा कोई अपने बॉडी के ऊपर कोई चिन्ह है तो उसको भरना अनिवार्य है। पहले तो ये क्या करते थे, जो विजिबल बॉडी मार्क होता था ये फॉर्म में भरवाते थे, लेकिन आजकल ओटीआर में भरवा दिया जाता है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में दर्ज की सूचना प्रदर्शित रहेगी, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
यानी कि जब आप ओटीआर में जो भी जानकारी दर्ज करोगे वो आपके आवेदन पत्र में भी आ जाएगी, वहां आप संशोधन नहीं कर पाओगे। जैसे आपका नाम, पिता का नाम, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपकी कैटेगरी है, वो ऑटोमेटिक आपके जब फॉर्म के लिए आप अप्लाई करोगे वहां पे वो आ जाएगी उसमें, फिर वहां फॉर्म में आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। अन्य सभी सूचना अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी है। ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती माना जाएगा। देखिए यहाँ पे इस बार साफ निर्देश दे रखा है कि अगर ई मित्र के द्वारा आप फॉर्म भरते हैं उसमें अगर कोई ई मित्र के द्वारा गलती हो जाती है, आपके फॉर्म में गलत प्रविष्टि हो जाती है, तो वो गलती अभ्यर्थी की मानी जाएगी और उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि हमने ई मित्र पे भरवाया और उस वजह से गलती हो गई। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि वो गलती अभ्यर्थी स्वयं की मानी जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको सावधानी रखनी है, अपना फॉर्म है वो सावधानी से भरना है। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट होगा। जब अपना आप फाइनल सबमिट कर दोगे वहां आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा, और जब वो जनरेट होगा तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। इस ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। यानी कि जो आपका आवेदन फॉर्म है उसको आप प्रिंट कर लें, अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी को एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। यानी कि आप अपना जो ओटीआर कर रहे हैं तो उसके लिए अपनी एसएसओ आईडी है, उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल है, उसी पोर्टल से आप अपना ये फॉर्म भरें। किसी और पोर्टल या किसी साइट पे जाके के आप वहां पे ये नहीं करें। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन के लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। यानी कि जब आप अपना ओटीआर करते हैं तो उसके लिए फीस है वो आप सही समय से पहले ही भर दें। किसी प्रकार के आप अगर आपका ट्रांजैक्शन अगर पेंडिंग में है तो उसके लिए स्वयं अभ्यर्थी जिम्मेदार रहेगा। अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर और स्वयं की ईमेल आईडी दर्ज करें। अब यहाँ पर विशेष दूसरा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब आप अपने फॉर्म भरोगे उसमें अपना अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर और स्वयं की ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि आगे जब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया चलेगी तो उसमें जो भी मैसेज है या जो भी इंफॉर्मेशन है आपको अपनी मोबाइल या ईमेल से आएगी। अगर आपने गलत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल दिया तो आपको बाद में चेंज नहीं होगा, उसके लिए आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए जब फॉर्म बनने से पहले अपने मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करके एक कागज पर लिख दें और वही वहां पे दर्ज करें। तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इससे नहीं बदले, यानी कि जब तक आपकी प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपकी ज्वाइनिंग अगर आप सिलेक्शन होते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक आपके वही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रखें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचना आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। यानी कि जब भी आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड होगा या जब सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी, तो उसकी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो आयोग बोर्ड होगा वो आपकी इस ऑनलाइन आपके मोबाइल नंबर और मेल पे भेजेगा। आपके कोई लेटर पोस्ट से घर पे नहीं भेजेगा, हार्ड कॉपी कोई नहीं भेजेगा। आवेदन अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अपने खुद की आईडी से आवेदन करना है, दूसरे की आईडी से अगर आप आवेदन करोगे तो आवेदन पहली बात तो उसमें भरा भी नहीं जाएगा, और दूसरा भरोगे तो भी वो गलत माना जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यानी कि जब अपना फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर वो आपको प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा। और यदि आवेदन पत्र का आपकी एप्लीकेशन आईडी अंकित नहीं है, इसका अर्थ है कि इसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। यानी कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले जो उसका प्रीव्यू आएगा, उस प्रीव्यू को देखने के बाद अगर वो एकदम सही है तो उसको आप फाइनल सबमिट करोगे, तब जाके आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन आईडी उस पर अंकित नहीं है और नहीं होती, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। तो ये आप जब फॉर्म भरते हो, फाइनल सबमिट करते हो, उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसकी प्रिंट आप ये अगर ई मित्र से फॉर्म भरवाते हैं तो आप उसकी प्रिंट जरूर ले लें, अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो अंतिम दिनांक है उससे पहले ही आप अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना आप अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है अंतिम के 1-2 दिन होते हैं, उसमें इस साइट टू जो होती है उसके एक साथ लोड होने की वजह से सर्वर डाउन हो जाता है। कई बार उसमें कई ऑप्शन होते हैं वो खुलते नहीं है, और जब अपन लास्ट में कई बार फॉर्म से वंचित भी रह सकते हैं। इसलिए बिना अंतिम तारीख इंतजार किए अपना फॉर्म सबसे पहले तो भर लें। पहला काम यही आपको करना है। आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या, जब आप अपना फॉर्म भरते हैं आपको कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने के लिए, तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए वहां पे आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, उस पर या ये जो ईमेल दे रखी है इस ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल क्या दे रखी है, itsel@rssb@rajasthan.gov.in, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या ईमेल हेल्पलाइन नंबर है 0141
29222241 या फिर 29222238 इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके ऑनलाइन आवेदन में अगर कुछ समस्या आ रही है तो उसके लिए हेल्प नंबर यहाँ पे जारी किया है 0294305754 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, आपको किसी उसमें किसी प्रकार के समाधान की जरूरत है, तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, वहां पे अपनी जो समस्या रखिए तो आपको वहां पे अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी परीक्षा संबंधी समस्याओं और शिकायतों को ईमेल द्वारा इस पे fg.rssb@rajasthan.gov.in ऑनलाइन भिजवा सकते हैं। अगर अभ्यर्थी को अपने परीक्षा संबंधी कोई समस्या है, कोई शिकायतें हैं, तो इस मेल आईडी पे आप ऑनलाइन भेजिए, आपको अभ्यर्थी को वहाँ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने, तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। अगर आपने कोई फॉर्म में गलत सूचना दी है या कोई तथ्य छुपाए हैं तो उस पर बोर्ड आप पर कार्रवाई कर सकता है। समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित या सूचित की जाएगी। यानी कि जो भी निर्देश होंगे आगे की, जो भी एग्जाम संबंधी जो भी निर्देश हैं या और भी रिजल्ट है या जो भी उसमें आपको इन्फॉर्मेशन बोर्ड देगा वो सारा इस वेबसाइट पर, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से वो नोटिस जारी करेगा। आपको वहाँ पर लगातार इस वेबसाइट को चेक करते रहना है, क्योंकि वो किसी प्रकार का कोई पत्राचार या आपको किसी प्रकार की कोई घर पे पोस्ट के माध्यम से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। यानी कि आप बोर्ड की वेबसाइट है उसको लगातार चेक करते रहें, अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी आवेदन की प्रक्रिया। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना है, उसके लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी के द्वारा फॉर्म भरा जाएगा, उसमें आपको ओटीआर करना है, ओटीआर के बाद में अपना उसमें जानकारी है उसको सही से भर के अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करना है। जब फाइनल सबमिट करोगे तो उसमें ध्यान रखना कि ई मित्र द्वारा अगर कोई गलती की जाती है तो अभ्यर्थी जिम्मेदार रहेगा। उसके बाद अपन फॉर्म की आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अपनी अच्छे से सही करके उसमें डालनी है। और उसके बाद अपनी जब ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट लेते हो उसको ध्यान से देखना है कि उसमें एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो रखी के नहीं रुकी। अगर आपको समस्या किसी प्रकार का ऑनलाइन फॉर्म भरने में समस्या आ रही है तो इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप ओटीआर करोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ओटीआर के लिए फीस कितनी है और वो किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी कर रखी है। तो अभी आप जब एक बार ये पंजीयन शुल्क यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके लिए जो भी अभ्यर्थी है जो यानी कि सामान्य वर्ग यानी कि जो जनरल कैटेगरी के, दूसरा क्रिमिनल श्रेणी के ओबीसी के, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और एसबीसी के जो अभ्यर्थी जो क्रिमिनल श्रेणी उनके लिए यहाँ पे 600 रुपये फीस है। और इसके अलावा जो अभ्यर्थी राजस्थान के बाहर के राज्य के यानी कि राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेश के उनके लिए भी जनरल कैटेगरी के समान ये फीस लगेगी यानी 600 रुपये। इसके अलावा जितने भी अन्य कैटेगरी है जनरल के अलावा राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी के जो ओबीसी हैं या जो अति पिछड़ा वर्ग हैं एसबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या एसटी हैं या एससी हैं, जो भी है उनके लिए 400 रुपये हैं। इसके अलावा जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी 400 रुपये यहाँ पे दे रखी है। यानी कि सीधा सा यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी ओबीसी क्रीमिलियर और अति क्रीमिलियर श्रेणी के जो अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 600 रुपये, राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी उनके लिए 600 रुपये और बाकी के जो कैटेगरी उनके 400 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। इसके अलावा राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य से हैं या केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं, भले वो किसी भी कैटेगरी के हैं, तो वो इस भर्ती में सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा और उसी के अनुसार उसका जो शुल्क है वो भुगतान उसको करना पड़ेगा। यानी कि बाहर के राज्य हैं उसको बाहर के राज्य के जो अभ्यर्थी है उनको किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब आप एक बार ओटीआर के लिए शुल्क जमा करा दोगे तो आपको वो शुल्क दोबारा आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस बार ये नया नियम लागू कर दिया गया है, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरते हैं यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का फॉर्म है या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फॉर्म है या राजस्थान राज्य की और भी कोई एजेंसी अगर एग्जाम करवाती है, कोई भी एजेंसी है, अगर आप वो जब आप फॉर्म भरवाती हैं तो एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आप अगर उन फॉर्म अप्लाई करते हो और अप्लाई करने के बाद अगर आप किन्हीं 2 परीक्षाओं में लगातार एब्सेंट रहते हो, उस परीक्षा को नहीं देते हो, तो आपका जो ओटीआर कर रखा है ओटीआर जो सुविधा है उसको ये ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी 750 रुपये। जब आप 750 रुपये वापस पेनल्टी शुल्क भरोगे तभी जाके आपका जो ओटीआर है वो चालू होगा और आप फॉर्म भर पाओगे। अगर ऐसा अभ्यर्थी
पुनः अगर कोई व्यक्ति पुनः उसी वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच उसी साल अगर फिर से कोई 2 परीक्षाओं में नहीं बैठता है, फॉर्म भर देता है, लेकिन अगर उपस्थित नहीं होता है तो फिर से उसका OTR है वो पुनः वापस ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और उसके लिए वापस अभ्यर्थी को 1500 रुपये शुल्क देना होगा, तभी जाके वो अपना फॉर्म भर पाएगा आगे की जो भी एग्जाम होगी। इसलिए ये नियम इसलिए लागू किया है कि अभ्यर्थी होते हैं वो OTR के अंतर्गत एक बार OTR देने के बाद हर फॉर्म को भरते रहते हैं और एग्जाम में बैठते नहीं है। उसके लिए बोर्ड को बहुत सारी वो व्यवस्था करनी पड़ती है, और उन व्यवस्थाओं के दौरान बहुत सारा बोर्ड को यहाँ पे आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए ये बोर्ड ने ये व्यवस्था की है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसकी तैयारी करके आपको परीक्षा जरूर देनी है। इसके अलावा यानी कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी है, भले ST है, ST OBC है या EWS कोई भी कैटेगरी का है, वो सामान्य वर्ग का ही माना जाएगा, और उसको सामान्य वर्ग की जो फीस लगेगी वही उसको क्या करनी है, देनी होगी। यहाँ पे अगर आपने एक बार फीस भर दी तो वापस लौटा ही नहीं जाएगी आपको फीस। इसके अलावा सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक है 2.5 लाख रुपए, और अगर वो फॉर्म में 250 रुपये ही जमा करवाते हैं फॉर्म भरते समय परीक्षा शुल्क, तो अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उसको अपने सिलेक्शन के समय जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा अपना आय प्रमाण पत्र परीक्षा के बाद आपको देना होगा। अगर आप ये फीस के इसमें परीक्षा फीस है इसमें अगर आप छूट लेते हैं या फिर फायदा लेते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जब फॉर्म भरो तो उसमें अगर आप ये 250 रुपये 2.5 लाख से इनकम कम है, 250 रुपये की शुल्क आप जमा कराते हैं तो आपको बाद में आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बना के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवा के वहाँ पर आपको जमा कराना होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको इसी तरह की सारी और जो भी सूचनाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाएगी, मिलेगी। धन्यवाद।